नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। नैनीताल के राजभवन में 21वें गवर्नेंस गोल्फ कप टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोल्फ कप का शुभारंभ किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। 25 मई तक चलने वाले इस गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 179 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। यह प्रतियोगी जूनियर, सीनियर और महिला वर्ग में खेली जाएगी। बता दें कि राजभवन में मौजूद गोल्फ कोर्स की विशेष खासियत रही है। ये गोल्फ कोर्स देश के अन्य गोल्फ कोर्सों के मुकाबले बेहद अलग है। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हमने इसका शुभारंभ किया है और ये 24 मई तक चलेगा। ये अगर देखें तो एक खेल आयोजन नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की जीवंत सांस्कृतिक, पर्यटन, टूरिज्म और खेल कैपेबिलिटी, क्षमताओं का इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है हम सब के लिए। अद्भुत खेल है ये, ना केवल फिजिकल, शारीरिक तक सीमित है, लेकिन दिस प्रोड्यूसेस और दिस क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जहां पर आपको संयम, पेशेंस, स्टीक लक्ष्य का निर्धारण करना, फोकस और विपरीत परिस्थितियों के अंदर में किस प्रकार से मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन का अभ्यास कराना। ये कोर्स एक बहुत ही सुंदर कोर्स है, बहुत अच्छा, वेल मेंटेन्ड है, चैलेंजिंग है, अच्छा वातावरण है, नैनीताल की वादियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ है, इतना अच्छा मौसम रहता है। मतलब इसमें खेलने से इतना सुकून मिलता है और मेरे ख्याल से ऐसा कोर्स मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा हो, क्योंकि अपनी आर्मी के टेन्योर में जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, गोल्फ खेला है, पिछले 20-25 साल से खेल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। यहाँ पे आके एकदम ऐसा लगता है कि वाकई में आप वर्ल्ड के बेस्ट कोर्स में खेल रहे हो। और लोग यहाँ के जो स्टाफ है, दे आर रियली गुड, आई रियली लाइक इट। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग भी किया। कार्यक्रम में सीएम ने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के तहत तमाम पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी की है। सीएम ने कहा है कि जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तभी योग्य और ईमानदार लोग व्यवस्था में आ पाते हैं। जब ये लोग व्यवस्था में आते हैं तो प्रगति के नए रास्ते भी बनते हैं। आज का यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में जो सेवा का कालखंड आप सबको मिलने वाला है, आप अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी योग्यता से, क्षमता से, ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक युवा की आंखों में भविष्य के सपने हैं और आपके उन सपनों के पीछे आपके माता पिता का, जिसके बारे में अभी यहाँ पर गणेश जोशी जी ने भी कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने भी कहा, आपके माता पिता का त्याग भी है, परिवार का संघर्ष है और बरसों की मेहनत छुपी हुई है। सच में जितनी खुशी आज आपको हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आज आपके माता पिता को हो रही होगी, आपके अभिभावकों को हो रही होगी। और
आपके गुरुजनों को हो रही होगी, जिन्होंने आपका ये मार्ग प्रशस्त किया, आपको मार्ग पाथे देने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिंचाई विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित आप सभी 473 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी नव चयनित कर्मयोगों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने आपकी सफलता के लिए अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी अपनी कटौतियां की है, अपने को बहुत न्यूनता में रखा है और उनकी न्यूनता का ही ये परिवर्तन है कि आपको ये बड़ा विस्तार मिला है, आपको आज सेवा में सफल होने का अवसर मिला है। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी आज के इस अवसर पर उनको भी मैं बधाई देता हूं, जिनके कारण पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्ठता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। भाइयों बहनों, जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तभी व्यवस्था में योग्य और ईमानदार लोग आ पाते हैं और जब योग्य युवा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तब राज्य के और विकास की गंगा आगे बढ़ती है, प्रगति के नए रास्ते बनते हैं, प्रगति ऊंचाइयों तक पहुंचती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तरबियत से उछालो यारो। और आज इस सभागार में बैठे हुए आप सभी युवा उस विश्वास के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे युवा साथी, आज से आपकी पहचान बदल रही है, आपकी जिम्मेदारी बदल रही है। कल तक आप लोग अभ्यर्थी थे, यानी कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, और आप जैसे हजारों लोग और भी थे। लेकिन आज से आप उत्तराखंड सरकार के, जनता के कर्मयोगी, एक जिम्मेदार सिपाही बनने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपके मन में ऐसा भी विचार आया होगा, यार बहुत मेहनत करी अभी तक हमने, बड़ा परिश्रम किया है। ये सुंदरम जी बैठे हैं, जब आईएएस बने होंगे तो इन्होंने भी शुरू में यही सोचा होगा कि अब आईएएस की नौकरी में चयन हो गया है, अब ये काम यहीं पर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं, मानव वन्य जीव संघर्ष, बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सीएम धामी ने वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित रिस्पांस टीम सक्रिय रखने और जन जागरूकता अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर भी तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बिजली और पेयजल आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अनावश्यक कटौती न हो और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड की राजनीति में नई पार्टियों और नए राजनीतिक विकल्पों की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल रातों रात खड़ा नहीं होता जाता है, उसके पीछे विचारधारा, सिद्धांत और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर पार्टी बनाकर चुनाव जीतने के दावे करना आसान है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का विश्वास और जमीनी संगठन सबसे अहम होता है। कुंदन परियार ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी विचार और संगठन के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, वो केवल कल्पनाओं से राजनीति नहीं चलती।
एक सिद्धांत चाहिए, एक इसका विचार होना चाहिए, उसके लिए लीड करने वाला एक नेतृत्व होना चाहिए। ये हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात करें कि एक कॉकरोच पार्टी बन गई है, उसमें फॉलोअर हो गए, वो चुनाव में उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, चुनाव में उतरेंगे तो जीत पाएंगे, ये सब कल्पनाओं से परे है। हमारा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टी कोई ऐसी रातों रात नहीं बन जाती है। ये भारत, क्योंकि इसमें लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है, और यहाँ तक कहें कि अगर हम लोकतंत्र की जननी भारत है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे वहाँ सदियों सदियों से लोकतंत्र रहा है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि कोई कल्पनाओं के आधार पर अगर कहें कि हम चुनाव लड़ें जीतें तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में इसका व्याप बड़ा है। आज हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में आज हम बड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े हैं, एक निष्ठा के साथ खड़े हैं, एक विचार के साथ खड़े हैं। इसीलिए आज राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी विजय भी प्राप्त कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी जिम्मेदार राजनेता को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान भी जरूरी है। राहुल गांधी और मोदी जी की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन जिस तरह उनको तू तड़ा करते देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनेता को ये शोभा नहीं देता है। वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कम से कम इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठते हैं, सेना का विरोध कर बैठते हैं, सनातन का विरोध कर बैठते हैं, वो भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं वो उचित नहीं है। और कोई भी मर्यादित व्यक्ति, कोई भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा व्यक्ति और संस्कारवान व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कम से कम बात मोदी और प्रधानमंत्री ने अपने से बड़े के लिए नहीं कर सकता है। तो ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा। उनका जो उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा अब अपनी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहनों के साथ टिफिन बैठक भी करेगा। इस संबंध में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट का कहना है कि वो अपने पुराने और नए बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एक दूसरे से एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए भी काम किया जाएगा। कार्यक्रम था क्योंकि हम पीछे ही अपने बहनों के साथ टिफिन बैठक करने वाले थे, लेकिन और शक्तिबंधन और कार्यक्रम आते रहे तो इस वजह से थोड़ा सा डिलेड रहेगी। वही हमारे अभी पाइपलाइन में है, तो हम बहुत जल्दी हर जिलों में अपनी टिफिन बैठ के करेंगे, जो हमारी पुरानी बहनों के साथ होगी, हमारी प्रबुद्ध बहनों के साथ होंगी, जो अलग अलग क्षेत्रों की हमारी बहनें उनको लेकर हम लोग, हमारी जो नई बहनें जो पद में आई बहनें हैं, वो लोग अपने घर से कुछ ना कुछ भोज बना के लाएंगे और उनके साथ भोज करेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस और उनके एक्सपीरियंसेस हम लोग आपस में शेयर करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके बाद मंडलों में प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा भी एक्टिव नजर आ रही है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया है कि जल्द ही मंडल में भी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। हमने पूरे हमारे जो संगठन के 19 जिले हैं, 19 जिलों के हिसाब से प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी फिक्स करी है। और हमारे कुछ मोर्चों के अपने पदाधिकारीगण हैं, कुछ हमारे सीनियर बहनें हैं जिन्हें हमने इस काम में लगाया है। और एक लंबी लिस्ट है, हम आपको मुहैया करा देंगे कि जैसे मान लो मैं ऋषिकेश की बात करती हूँ, ऋषिकेश में नेहा शर्मा जी प्रभारी हैं और सह प्रभारी हमारी इंदिरा आर्य जी हैं। इसी तरीके से महानगर देहरादून में हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष है भावना डोभाल जी, उनके साथ हमारी प्रवक्ता हैं जानकी नौटियाल जी। तो एक लंबी फेरिस्त मतलब है। और प्रभारी और सह प्रभारी इसीलिए नियुक्त किए गए हैं कि अब आगामी चुनावी परिदृश्य तो है ही, लेकिन संगठन का भी अपना ढांचा होता है जिसमें प्रभारी और सह प्रभारियों की एक अपनी योजना और हर जिले को लेकर एक काम करने का। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं और इन सब के बीच यात्री मार्गों पर दिक्कतें भी हो रही हैं। जिले के सोनप्रयाग के पास भूस्खलन में एक नेपाली नागरिक की मौत और एक स्थानीय निवासी भी घायल हो गया है। हालांकि जल्द ही प्रशासन
ने सड़क मार्ग चालू करा दिया है। राहुल गांधी के पीएस के नाम पर ठगी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई है। ठगी का ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि से जुड़ा होने के बावजूद भी हाईकमान ने पार्टी स्तर पर जांच कराने में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे ठगी मामले में सच्चाई पर्दे से बाहर भी नहीं आ पाई है। बता दें कि 3 मई 2026 को महिला नेता भावना पांडे ने राजपुर थाने में 25 लाख रुपए की ठगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। गांधी के पीएस के नाम पर ठगी करने के मामले में कांग्रेस ने अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। 3 मई 2026 का यह मामला है, जो भावना पांडे से 25 लाख रुपए लिए गए थे उनको बड़ा पद पार्टी में दिलाने के नाम पर और विधानसभा का टिकट दिलाने के नाम पर। लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी कांग्रेस ने इसमें संज्ञान नहीं लिया है, या फिर कहा जा सकता है कि पार्टी की ओर से कोई संज्ञान इसमें अभी तक नहीं लिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि का मामला भी था, ये उसकी छवि को खराब करने की बात भी इसमें सामने आई थी। बावजूद इसके भी इसका संज्ञान ना लेना ये अपने आप के में बड़ी बात है, और आज भी जो ये बातें थी वो आज भी पर्दे के पीछे ही रह गई है, यानी कि अभी तक ये मामला खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा भी था, और ऐसे में क्योंकि उसने ये बात भी कबूली थी कि उसने राहुल गांधी का पीएस खुद को बताकर 25 लाख रुपए भावना पांडे से ना ऐंठे हैं। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस की ओर से या फिर हाईकमान की ओर से इसमें संज्ञान तक नहीं लिया गया, या फिर कोई अंदरूनी जांच नहीं कराई गई, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये कौन था जो कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, और ना ही कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राजधानी देहरादून में आग उगलती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। 41 डिग्री पारे और लू के थपेड़ों से दिन में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में तापमान 41 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के कई मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह भी दी है। राजधानी देहरादून में जारी है और तमाम लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपना रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्योंकि गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? बस ये कहते हैं कि जो बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई, उनको कहते हैं कि अंदर ही रहो। हमें तो खैर अंदर बैठ के मिलेगा नहीं, हम यही कभी जूस पी लिया, कभी कुछ कर लिया, तो बस यही चल रहा है सर। क्योंकि बच्चे क्या स्कूल की छुट्टियां अभी पड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ, छुट्टियां पड़ रही तो कहते हैं अंदर ही बैठो, अंदर ही पढ़ाई करो, बाहर ज़्यादातर मत निकलो, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मतलब पहली बार हो रही है, इतने मतलब सालों में मैंने पहली बार देखी है गर्मी। इतना नहीं होता था नहीं तो देहरादून में गर्मी। 40 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या लोगों से अपील भी करेंगे कि भाई आप भी सुरक्षित रहें? हम यही कहेंगे लोगों से, ज़्यादातर मतलब जो जरूरी काम के लिए बाहर निकलो, बाकी घर में ही रहो, पंखे चलाओ, पंखे के नीचे रहो। तो अभी सेफ्टी किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं आप? मौसम विभाग जैसे कि बता रहा है कि भैया घरों से बाहर कम निकलो, जूस पीते रहो, क्योंकि लू चल रही है, और ऐसे में बस ये कभी गन्ने का जूस पी लिया, कभी अपने ये बेल पत्ते का जूस पी लिया, बस ये ठंडा ठंडा पीते रहो, बाकी तो और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैया भी पहुंचे हुए थे यहाँ पर जूस लेने के लिए, और कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम जारी है। 40 से 41 डिग्री जो टेम्परेचर है वो राजधानी देहरादून में पहुंच गया है, और यही वजह है कि जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग भी पहुंचते हैं। भाई, आजकल किस तरह की डिमांड आ रही है? लोग क्या बेल के जूस की डिमांड कर रहे हैं क्या? ये हाँ, ये ठंडा होता है ना बेल का शरबत, तो इसको गर्मी में ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी बेल का शरबत पीना पसंद करेंगे। ये ठंडा रहता है, गर्मी से लू से बचाता है। क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके? एक तो ये लू से बचाएगा, शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा, पेट साफ हो जाता है सुबह में इससे। ये लोग आ रहे हैं आप, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो? गर्मी की वजह से काम थोड़ा बढ़ा है, बारिश में ठंडे मौसम में घट जाता है काम। गर्मी ज़्यादा होती है, हमारा जूस ज़्यादा बिकता है। ये बेल का शरबत ज़्यादा गर्मी में ही बिकता है, ये ठंडा होता है बहुत। अच्छा, जैसे 41 और 42 डिग्री तक टेम्परेचर राजधानी देहरादून में पहुंचा, तो आप अपनी सुरक्षा किस तरह से करते हैं? कि आप भी बीच बीच में पीते रहते हैं? काफ़ी दफ़ा मतलब गन्ने का पीते रहते हैं, बेल का। गन्ने वाले को हम अपना पिला देते हैं बेल का रस, फिर हम गन्ने का पी लेते हैं। ज़्यादातर ये पीने वाली चीज़ें खाना पीना पसंद कर रहे हैं फ़िलहाल, खाने से बच रहे हैं। खाना कम खाओ, जितनी ज़्यादा गर्मी हो पीने की चीज़ पियो, जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें, दही खाओ, लस्सी खाओ, बेल का शरबत, गन्ने का शरबत, दही खाओ, मट्ठा खाओ, छाछ खाओ। खाने से बचो, खाना खाने से, गर्म खाना खाने से
पेट में गर्मी हो जाएगी बस। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैया बेल का जूस यहाँ पर निकाल रहे हैं और जिस तरह से गर्मी जो है, गर्मी का सितम जारी है, 40, 41, 42 टेम्परेचर तक राजधानी देहरादून में पहुँचा, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो ज़रूर है। और हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर के अनुमान भी जताया है कि आगामी दिनों में और ज़्यादा जो मौसम है वो विकराल रूप लेता हुआ नज़र आएगा और 45 डिग्री तक तापमान जो है पहुँचने का अनुमान भी जताया गया है। और यही वजह है कि लोग अब जूस की दुकान पर पहुँच रहे हैं, जूस पी रहे हैं ताकि गर्मी में अपने आप को ठंडा रख सके। भाई आप लोग भी क्या जूस पीने आए हैं क्या? हाँ जी, जूस पीने आए हैं। अच्छा, क्या गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? 41-42 डिग्री टेम्परेचर जैसे हो गया। जूस पी रहे, गन्ने का, बेल का, बस। आप आओ भाई, इधर आओ। आप जूस पीने आए हो? मेरी तो शॉप है खुद की गन्ने के जूस की। तो कैसी चल रही है? क्या कुछ डिमांड है? नहीं, ठीक है, काम तो ठीक है, पर गर्मी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि नॉर्मल गर्मी में कस्टमर बाहर घूमता है और जूस भी पीता है। ज़्यादा गर्मी तेज़ हो जाती है तो ग्राहक जो है बाहर नहीं निकल पाता गर्मी में, तो इसलिए बीच में कम होता है काम। दोपहर के टाइम में, सुबह शाम के टाइम में चलता है काम। तो इस हीट वेव से आप बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम तो जूस पीते हैं और थोड़ा छाया भी रहती है पेड़ की, उसके नीचे बच जाते हैं। क्योंकि काफ़ी टफ है आपका भी काम, पूरे दिन धूप में खड़े रहे। जी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी तो पहली बार देख रहे देहरादून के अंदर। इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई देहरादून के अंदर जितनी इस बार हो रही है। ये वजह सारी है पेड़ पौधे कटने की। ये आपने बहुत सही बात कही है, पेड़ पौधे कटना एक बड़ा विषय भी है। और ये भैया की दुकान भी है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुँचते भी हैं, गन्ने का जूस भैया बनाते हैं। और जैसे कि वो बता भी रहे हैं कि अच्छी खासी डिमांड जो है वो गन्ने के जूस की इन दिनों है। और देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गन्ने के जूस की डिमांड्स है वो भी आ रही है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो गर्मी के इस मौसम में बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए, क्योंकि हीट वेव का कहर जारी है, मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की थी और कहा था कि घरों से कम बाहर निकले और ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। और तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि देखो, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो धूप से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल करती हुई भी नज़र आ रही हैं ताकि इस गर्मी के सितम से बचा जा सके। बहुत तेज़ जो धूप है, धूप का कहर वो राजधानी देहरादून की सड़कों पर दिखने लगा है। 41-42 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ है और इसका ही ये कारण है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो या तो छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जूस का सहारा लेकर वो जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम धंधों की तरफ जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है और ऐसे मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि पेयजल पदार्थ जितने ज़्यादा हों उसको इस्तेमाल करें, जूस पिएं, नींबू पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का सितम ऐसे बढ़ता रहेगा और अब आगामी दिनों के लिए भी कहा गया है कि गर्मी का सितम और अधिक बढ़ सकता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।